हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी का लेक्चर देखेंगे। पॉलिटी के कुछ स्टार्टिंग से टॉपिक्स धीरे धीरे तो शुरू करते हैं हम पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम राज्य व्यवस्था जो पढ़ेंगे उसमें हम फैक्चुअल बात करेंगे। ज़्यादातर हम फैक्चुअल ही बात करेंगे। तो फैक्चुअल बातों में ये है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि 1765 और 1757 और 1764 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हाथ में पूरी तरह से सत्ता अब आ गई थी। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने नियमों को बनाना शुरू कर दिया। तो 1757 की चाहे लड़ाई हो जो प्लासी की लड़ाई कहलाती है, प्लासी की लड़ाई, या फिर 1764 की हो जो बक्सर की लड़ाई कहलाती है, बक्सर की लड़ाई। इन दो लड़ाइयों के बाद पूरी तरह से अब जो कब्जा हो गया था भारत पे अंग्रेजों का, तो उन्होंने धीरे धीरे नियम बनाना शुरू कर दिया और नियमों के माध्यम से शासन करना शुरू कर दिया। इन नियमों की कड़ी में पहला जो शासन था, जो अधिनियम था, जो संवैधानिक विकास की कड़ी में, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 में आया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बातें हुई थी, जैसे कि एक बात ये हुई थी कि रेगुलेटिंग एक्ट में कि इसका एक संवैधानिक महत्व भी है इस रेगुलेटिंग एक्ट का। तो उसी संवैधानिक महत्व की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो हम डाल लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका संवैधानिक महत्व और ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास में ये पहला चरण माना जाता है। तो 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, ये एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए पहला कानून था। तो इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए यह पहला कानून था। ठीक, अगर इस बात को ऐसे समझा। दूसरी बात यही कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया ब्रिटेन का। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटेन का संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। सीधा कर सकते हैं, सीधा संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, ये दो बात हो गई। तीसरी बात ये थी कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता प्राप्त हुई। तो ये कह सकते हैं इस एक्ट के द्वारा कंपनी के, दिखाई दे रहा होगा आपको, इस एक्ट के द्वारा तो ये कह सकते हैं इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, तो ये मूलभूत तीन बातें थी, इनसे प्रश्न आते हैं। पहली बात ये कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने वाला कौन सा एक्ट था।
तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, कार रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण पहली बार हो गया, तो वो भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये था कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अब मान्यता मिली ब्रिटेन की तरफ से, तो ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो अब आगे चलते हैं, इस एक्ट के बाद हम थोड़ी सी बात आगे चलते हैं, इसकी क्या विशेषता थी इस पर बात करते हैं। तो इस एक्ट की कुछ विशेषताएं थी 1773 की, वो विशेषताएं एक एक करके देखेंगे। तो इसको बिगाड़ दे रहा हूं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता यही थी कि लिख ले रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। तो इसको ऐसे कर दे रहे हैं। नंबर 1 अगर इसकी विशेषता जाने तो नंबर 1 ये विशेषताएं थी कि इस एक्ट के द्वारा पहली विशेषता ये थी कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, या यह पद दिया गया। तो इसको लिख लेना, या यह पद दिया गया। पहली बात ये थी। दूसरी विशेषताओं में ये शामिल था कि इस एक्ट के द्वारा नाम दिया गया। अगर ये भी पूछ लेता है किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, गवर्नर जनरल पद नाम ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। अच्छा, ये पहला व्यक्ति जो था वो बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन पूछ लेता है पहला व्यक्ति कौन था गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। दूसरी बात ये करते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत अब ये हुआ था, इस एक्ट के अंतर्गत अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरी विशेषता ये थी कि इस एक्ट के अंतर्गत अब कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर लिया गया। ये बात याद रखने वाली बात है। ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता में देखो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये इसकी जो है ये विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, या यह पद दिया गया। तो पहला वो व्यक्ति जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको यह पद दिया गया। दूसरी विशेषताएं, वो महत्वपूर्ण 3 बात थी जो ऊपर हो गई। दूसरी विशेषताओं की बात करें कि इस एक्ट के अंतर्गत अब कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया। ये दूसरी विशेषता थी। अगर तीसरी विशेषता की बात करें
बना दिया गया। और इसके अंतर्गत अब इसके अंतर्गत ये पावर दे दी गई कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की भी शक्ति होगी। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की भी शक्ति होगी किसके अंतर्गत? 1773। नहीं, कानून तो बन रहा था लेकिन मद्रास और बम्बई के लिए नहीं बना पा रहे थे। हम मद्रास और बम्बई के लिए भी वो कानून बनाएंगे। चौथी बात ये थी कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। तो एक ऐसी सरकार बना दी गई जिसमें, इसको ऊपर बिगाड़ दे रहा हूं, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई। अब जो शासन चलाएगी, 5वीं बात अगर देखें, चौथी बात, बंगाल की सरकार के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 4 थी। जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, ये वाली बात थी। 5वीं बात जो विशेषता वो रखी गई कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। तो इस वाली बात को ये समझ सकते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो 4 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। जो 4 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो इसमें 4 न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना कर दी गई जिसमें 4 न्यायाधीश थे। तो इसमें 4 न्यायाधीश में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम, इसमें 4 न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम एलिजा इम्पे था। और 3 अन्य थे, एक चेम्बर्स, दूसरा लेमेस्टर, तीसरा हाइड। कभी कभी इनके बारे में पूछ लेता है कि मुख्य न्यायाधीश जो था ये पुरुष था, एलिजा इम्पे पुरुष, ये भी पुरुष ही थे। कभी कभी ये भ्रमित हो जाता है, एलिजा इम्पे जो स्त्री थी। तो 4 न्यायाधीश रखे गए। एलिजा इम्पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो एक आपको कि एलिजा इम्पे था। और एलिजा इम्पे के बाद 3 और मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये थे, ये इसकी और विशेषता थी। और विशेषताओं की बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, और इसको क्लियर करते हैं। तो इसके तहत कर्मचारियों को इसकी ये विशेषता थी कि 6 नंबर की विशेषता कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए और बना था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले एक कमेटी बनाई गई जिसको गुप्त समिति या सीक्रेट समिति कहते हैं, सीक्रेट कमेटी। उस कमेटी का ये काम था कि पहले ये आरोप लगते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि अपने निजी उपहार ले रही है, जिससे क्या है कि उसके जो कर्मचारी जो ब्रिटेन में लौट रहे हैं वो उनको उतनी ही वेतन मिलता है जितना निर्धारित है, परंतु वह
वेतन से अधिक उनके पास संपत्ति होती है, और संपत्ति वहाँ पे वो लेविस और एक आलीशान और एक भव्य जीवन व्यतीत करते हैं ब्रिटेन में पहुंचकर। जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो और कंपनी पैसे की मांग कर रही थी ब्रिटेन में, जिससे कि वो कंपनी का संचालन कर सके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य और अन्य युद्ध और सैनिक शक्ति के लिए। तो जब ब्रिटेन ने ये देखा कि कर्मचारी जब वापस लौट रहे हैं तो वो एक अच्छे जीवन शैली जी रहे हैं, तो आखिर में कंपनी क्यों पैसे की मांग कर रही है। तो उन्होंने इसकी जांच के लिए भारत में एक गुप्त समिति या सीक्रेट कमेटी बनाई, जिसका यह काम था कि वह कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के कार्यों पर नजर रखे और अपनी रिपोर्ट पेश करे। उसने 2-3 वर्ष बाद रिपोर्ट पेश करी, और ये इसमें ये पाया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार और निजी उपहार लेते थे लोगों से, जिसके बदले में वो उन लोगों को कुछ रियायतें देते थे। तो इस काम को इस एक्ट में बंद किया गया। तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर बात करें कि 6 नंबर पे, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, अब वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार पर रोक लगा दी, और वो किसी से उपहार नहीं ले सकते। वो पैसे लेके जाते थे तो ये कहते थे हमें उपहार दिया है किसी राजा ने, किसी जमींदार ने, ये हमने कोई घूस या भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई ऐसे काम नहीं किया, बल्कि हमें ये उपहार दिया गया हमारी सेवा के बदले। तो रोक लगा दी निजी व्यापार पर, साथ ही साथ उपहार लेने पर भी रोक लगा दी। ये सारे काम हुए थे। ये देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। तो ये सारे जो काम हो रहे थे निजी व्यापार पर, और रोक लगा दी, उपहार लेने पर भी रोक लगा दी, तो ये काम हुआ। अच्छा, इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण काम थे, इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ ऊपर, और इसको नोट करते जाए, आपका जो है ये वाला एक्ट कंप्लीट हो जाएगा अभी। फिर उसके बाद इस एक्ट में और थोड़ी सी बात रखी गई। 6वीं विशेषता की बात करें, जो भी नंबर आपका रहा हो, तो 6वीं विशेषता की बात कर लें तो, हाँ दिख रहा है। तो 6वीं विशेषता की बात करें तो इसमें ये काम रखा गया कि अब जो कंपनी है, अब 2 तरीके से सरकार चलाएगी। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के लिए अब 2 प्रकार से, कंपनी के लिए अब 2 प्रकार से शासन निर्धारित हुआ है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो प्रकार से शासन स्थापित हुआ। कैसा? पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स मतलब जो निदेशक मंडल था, इसको निदेशक मंडल बोलते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक, इसको हिंदी में नियंत्रक मंडल बोलते हैं, नियंत्रक मंडल। तो इस तरीके से ये 2 मंडल बनाए गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1 नंबर इसको दे देते हैं, और 2 नंबर ये कंपनी के शासन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए चीजें बनाई गई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इसमें ये हो गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अब ये कंपनी को ये प्रेशर डाला गया कि वो अपने जो है मामलों की जानकारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देने के लिए बाध्य कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जैसे कि न्यायिक संबंधी मामलों की जानकारी। नंबर दो सैन्य मामलों की जानकारी, नंबर तीन राजस्व संबंधी जानकारी। अब इस पे कंपनी पर
और ज़्यादा इस पर शिकंजा कस गया। अब ये जानकारी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना अनिवार्य कर दिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन की संसद के प्रति जो ब्रिटेन की एक संसद थी, ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। क्यों? ऐसा इसलिए था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे वो ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। ये माना जाता है कि मंत्रिपरिषद के वो सदस्य थे। तो इसलिए मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये माना गया कि अब सीधे सीधे जो है कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया और इन मामलों की जानकारी, न्याय संबंधी से अन्य मामलों की, राजस्व, इन सब की जानकारी अब कंपनी को देना बाध्य कर दिया गया। और साथ ही साथ इसमें न्याय और नागरिक भी ले लो, नागरिक सेवाएं, नागरिक संबंधी नागरिक सेवाओं की जानकारी। अब ये कह दिया कि अब ये आवश्यक रूप से तुम इनको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोगे, निदेशक मंडल को दोगे, जो इसकी जानकारी ब्रिटेन की संसद में पहुंचाएगी और वहां से चीज़ों को बदलाव होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी। ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सारी क्या है, कंट्रोलिंग हो रही है चीज़ें, तो इसको बिगाड़ देता हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं और क्या विशेषता थी इसकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लगातार पढ़ रहे हैं या लिख भी ले रहे हैं, राज्य व्यवस्था ऊपर लिख ले रहे हैं, राज्य व्यवस्था और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, सातवीं विशेषताओं की बात करें तो ये बात थी कि सातवीं विशेषता में कि अब कोई भी काम होगा तो बिना जो है सरकारी वो कंपनी के कर्मचारी अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से। क्या मतलब हुआ? अपनी मर्जी से ये हुआ कि किसी को जो है कोई आया, उसको जो उसने कुछ मांगा और उसको पट्टा दे दिया किसी जमीन का, ठीक है, किसी जमीन से क्या है रिश्वत ले ली। खुद निर्णय नहीं लेंगे, खुद कोई निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन 4 सदस्यीय परिषद निर्णय लेगी। वो 4 सदस्यीय जो परिषद बना, 4 सदस्यीय परिषद बनाई थी, अब वो निर्णय लेगी। तो वो निर्णय लेगी, इसलिए अब कंपनी के कर्मचारी खुद से कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये बात इसमें रखी गई। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं थी। अच्छा, अब चलते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। देखो, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ पेपर के हिसाब से। अगर आपका कमेंट आता है कि और डीप पढ़ाइए तो और डीप चलेंगे, ठीक है। तो अभी 1773 के बाद एक एक्ट और आया था जिसका नाम था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की जो है इसकी विशेषता क्या थी, क्यों आया? तो ये इसलिए आया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी, कुछ कमी रह गई थी, वो सेटल करना था उन कमियों को, इसीलिए सेटलमेंट नाम दिया गया। तो ये क्यों आया? तो ये इसलिए आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को पूरा करने के लिए लाया गया। Why this come in force? Because there is some error कह सकते हैं या फिर कुछ कमी कह सकते हैं। उन कमियों को कंप्लीट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। पहली विशेषता, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया? तो ये कह सकते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए आया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के कार्यों को कंप्लीट करना था और कुछ कमियों को दूर करना था। दूसरी विशेषता है ये, पहली विशेषता
दूसरी बात अगर देखें कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट और क्यों आया, इसने क्या काम किया कि अब जो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा, देखो पहले जो है क्या जुड़ा था, इसमें मद्रास जुड़ा था और बंबई जुड़ा था, जो इन दोनों को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। अब बंगाल और बिहार की जो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो गवर्नर थे, उनको ये पावर दे दी गई, शक्ति प्रदान की गई। क्या शक्ति प्रदान की गई, देखते हैं कि वह क्या कर सकते हैं कि वह अब विधि निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी थी, विधि निर्माण कर सकते हैं। विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल बिहार उड़ीसा को अब विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्वेश्चन याद रखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया उसको 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये वाली बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये हुआ कि अब उसको विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जस्ट मिनट, मैं इनको डाल लेता हूँ। और क्या था, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अब वो अपने प्रकार से उनमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं विधि कानून बनाने में। तो ये मूलभूत 2-3 बातें थी कि अब उड़ीसा भी क्या कर सकता है, विधि बना सकता है। उसे अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो 4 लोगों की परिषद बनाई गई थी, उससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ये बात रखी गई। कहाँ, उड़ीसा को और किसको, बिहार प्लस उड़ीसा को ये बात रखी गई कि नंबर 3 पे कि अब इनको गवर्नर जनरल की परिषद की अनुमति की लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई विधि बनाई जाए, कोई कानून बनाया जाए, तो कानून निर्माण में गवर्नर जनरल की परिषद की उसको अनुमति लेने की पावर नहीं है। हाँ, थोड़ी बात पूछ लेंगे, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कि अब उन्हीं पे डिपेंड होना पड़े, अब ये अपना कानून बना सकते हैं। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात थी। अच्छा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद एक आया एक्ट और, तो 4 एक्ट को और जल्दी से देख ले रहे हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद एक आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जब 1784, पहले 1773, फिर 1781, ये था रेगुलेटिंग एक्ट, ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट और ये था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया तो ये इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी। ठीक है भाई, तो मैं इसमें एक डाल ले रहा हूं, एक सेकंड में। तो इसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता में अगर बात करें तो इस एक्ट की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि क्वेश्चन आता है द्वैध शासन का प्रारंभ भारत में कब हुआ। तो कह सकते हैं भारत में प्रारंभ किस एक्ट के अंतर्गत माना गया। तो ये सही क्वेश्चन होगा, इस एक्ट के अंतर्गत माना गया। तो ये कह सकते हैं, आप उत्तर देंगे इसका पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसमें यही बात रखी गई। तो जो पहले
जो दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 में बनाए गए थे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाए गए थे, उनके कार्यों को बांटा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ लिख दे रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब इनके कामों को बांट दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इनके अलग अलग कामों को बांट दिया गया, इसी को द्वैत शासन बोला गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो काम थे, अब ये बोल दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो काम करेगा वो राजनीतिक मामलों पे काम करेगा। ये वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों पे पर काम करेगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये व्यापारिक मामलों पे काम करेगा, ये व्यापारिक मामलों पर कार्य करेगा, ये बात रखी गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मामले में और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मामले में कि वो व्यापारिक मामलों के लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए जिम्मेदार है या देखरेख करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए देखेगा। इसी को दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन या दोहरा प्रशासन कहते हैं। क्वेश्चन आया है कई बार कि ड्वेल या दोहरा प्रशासन किसे कहते हैं। तो 1773 में जो दो बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो अब इनके लिए काम बांट दिए गए। तो एक देखेगा राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक देखेगा व्यापारिक काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का मूल काम था, ठीक है। तो जो पेपर में आता है अक्सर। इसके बाद और एक्ट देखते हैं। तो इसके बाद एक और एक्ट आता है जिसकी बात करेंगे, 1793 का चार्टर अधिनियम। एक आता है 1793 का, एक आता है 1793 का, देखो इंक डाल ले रहा हूँ, 1793 का चार्टर अधिनियम। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से संवैधानिक विकास धीरे धीरे हो रहा है। अगर यूं देखें कि 1793 के का चार्टर अधिनियम, तो 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था वो देख ले रहे हैं कि इसके द्वारा अब ये व्यवस्था कर दी गई कि वैसे तो ये माना जाता है कि कंपनी के सभी कर्मचारियों, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों को अब ये बोल दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों को जो, अब ये बहुत से लोग कहते हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारियों को जो वेतन और अन्य भत्ते थे वो अब भारतीय राजस्व से देने का नियम बनाया। लेकिन ये जो बात है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए इस एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके कर्मचारियों को, इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों को अब ये बात बोली गई कि इनके जो वेतन और भत्ते होंगे, वेतन एवं भत्ते होंगे वो दिए जाएंगे किससे, भारतीय राजस्व से, भारतीय पैसे से इनके वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ये बात रखी थी कि 1773 में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से, राजस्व जो पैसे हैं जो यहाँ से ही दिए जाएंगे, अब ये बात रखी थी। तो मैंने अभी तक यहाँ 1793 तक आपको पढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। अगर ये क्लास समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, वीडियो को कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इसको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली क्लास आपको तुरंत मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।